नमस्कार, मैं रजत सूर्यवंशी और हाजिर हूँ ठाठरी के अंदर ग्राउंड रियलिटी से एक ऐसी शख्सियत से बात करवाने के लिए जो इस समय जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में माने हुए लीडर है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी की मैं बात कर रही हूँ, जिनसे आज हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ग्राउंड की रियलिटी आप तक पहुँचाती हूँ और हमेशा युवाओं की बात करती हूँ। आज हम सर से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि सर आप पहली बार आज यहाँ पर ठाठरी में आए हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, ठाठरी एक ऐसी जगह है जो कहीं ना कहीं ऐसे जख्मों से घिरी हुई है, ना इसे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो अधिकार दिए जा रहे हैं, ना किश्तवाड़ के अंदर। अब मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर, अगर मैं रैटले प्रोजेक्ट की बात करूँ, दुनदी में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो किश्तवाड़ में कहा जाता है आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के पास जाइए, आप वहाँ की बात करिए। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये कहते हैं कि किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट जिनके पास है, हमें उनसे अप्रूवल चाहिए होगा। तो मैं जानना चाहूँगी, जो ठाठरी के लोग हैं वो कहाँ जाए, और यहाँ के खास तौर पर युवा जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, चाहे डिप्लोमा है, बीटेक है, तो उनकी बात कौन करेगा इन प्रोजेक्ट्स में, उनको प्रायोरिटी कब मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और जिस ठाठरी की आप बात कर रहे हैं, ठाठरी चाहे डोडा है चाहे किश्तवाड़ है, दोनों ज़िलों की शान है। बिल्कुल। और ये ठाठरी कस्बा जो है, ये साक्षी है, ये गवाह है इस पूरे इलाके की तरक्की के लिए, इस पूरे इलाके की खुशहाली के लिए। ठाठरी एक ऐसा प्रतीक है जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप सीधे सीधे जब युवाओं की एम्प्लॉयमेंट की बात पे आते हैं और प्रोजेक्ट्स की बात पे आते हैं, तो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि जिन जगहों पे प्रोजेक्ट्स लगते, कोई भी हो, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या अन्य कोई प्रोजेक्ट हो, इन प्रोजेक्टों के आसपास जो लैंड डोनर्स होते हैं, जिनकी ज़मीन पे, जिनकी सारी जायदाद पे ये प्रोजेक्ट्स लगते हैं, पहला अधिकार उनका होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सराउंडिंग एरिया है, जैसे अगर हम रैटल का माने तो यहाँ पे कुंतवाड़ा और धर्मशाला के लोगों की अगर ज़मीन गई तो पहला हक उनका बनता है। और उसके बाद सराउंडिंग एरिया में अगर सबसे नियरेस्ट कोई एरिया आता है, वो ठाठरी आता है और ठाठरी के लोगों का हक बनता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये कोई ज़िला की बाउंड्री, कोई हर्डल या ज़िला की बाउंड्री, ज़िला की सीमा, कोई अंतिम पड़ाव नहीं है कि इनको नहीं वहाँ पर कोई जगह मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अपने टैलेंट के दम पे, अपने जो स्किल के दम पे वहाँ पे उनको रोज़गार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो इन लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुंह में देने कोई, डालने कोई आएगा नहीं जी, मैं यहीं पर आपसे क्षमा चाहूँगी, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं, जिन्होंने हमसे बात की और जिनका ये कहना है कि हमें अगर एक कोशिश हो, हमें रास्ता दिखाया जाए कि प्रोजेक्ट्स में कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें रहेंगी, तो हम भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो ये कहा जाता है कि किश्तवाड़ के अंदर जो है प्राथमिकता तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रखा जा रहा है। ये बच्चों से बात करने के बाद आप तक ये बात रखी जा रही है, क्योंकि आप एक लीडर ऑफ पोजीशन है। इस समय जो आपके पास ओहदा है, क्योंकि सेंटर में भी आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। तो इसको लेकर उन्हीं बच्चों का ये सवाल था कि अगर आप देखेंगे कि 2012 से बाद के बाद भी कई ऐसे बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट डोडा से थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक करके वो बाहर से आए हैं, तो ऐसे हज़ारों बच्चे इस समय हैं जो अभी दरबदर हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। तो उसको लेकर पर्टिकुलर इन एरियाज़ के लिए आप क्या कुछ कहेंगे प्रोजेक्ट के रिलेट करते हुए? देखिए, अगर आप पूरी स्टडी करेंगे तो सिर्फ ठाठरी नहीं, जहाँ प्रोजेक्ट लगा है, मेरे पास ऐसे कई लोग धर्मशाला और सरूड़ के आते हैं जो उसी एरिया में हैं, लेकिन वो भी अभी वेटिंग में है। जिन कुंतवाड़ा के लोगों ने पूरा सब कुछ दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे आपको मैं 90% लोग ऐसे दिखाऊंगा जो वेट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमें मिलनी चाहिए। तो इस एम्प्लॉयमेंट को किसी एरिया के साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये ठीक है, आपने एक सवाल बहुत सुंदर पूछा और मुझे भी इसका बहुत अफसोस है कि प्रोजेक्ट जितने भी हैं, इनमें क्या मैकेनिज़्म है एम्प्लॉयमेंट का, कहाँ जाएँ वो। तो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है, इनको भी प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना चाहिए कि भाई अगर इंजीनियर्स हमने 10 लेने हैं तो इस एरिया के, इस डिस्ट्रिक्ट के 10 इंजीनियर्स की हम एप्लीकेशन ले लें और उसके बाद इंटरव्यू या जो भी
प्रोसेस रखें, उसके आधार पे ये होना चाहिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आप नागसिनी में देखिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट लगे, कल मैं नागसिनी में था, ऐसे सैकड़ों युवा है कि हमें यहाँ पे अभी जॉब नहीं मिली है। यहाँ पे जी रामबन का आया, यहाँ पे बनिहाल का आया, यहाँ पे बाकी का। जब आप लोकल में जाते हो वहाँ कहते हैं बाहर के आ गए हैं, हमें जगह नहीं है। बाहर जब आप जाओगे वहाँ कहते हैं वहाँ लोकल लगे हैं। तो एक कन्फ्यूजन भी है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को जो क्लियर कर सकता है वो वहाँ की मैनेजमेंट कर सकती है, वो बाहर ला सकती है, चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकती है, और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म हो जिसमें सारे बच्चे जिनमें जो डिग्री की है, जो स्किल, जो टैलेंट उनके पास है, उनके आधार पे उनको जॉब मिले। इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि एक प्रोसेस होता है, नीट यूजी इस समय का बहुत बड़ा वाला मुद्दा है, जिसमें बच्चे सालों साल तैयारी कर रहे थे। पेपर लीक की कंट्रोवर्सी भी निकल कर आई, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल भी टूटा है। हालांकि जस्ट अभी एक और अनाउंसमेंट हुई है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा कि अगले साल इसे सीबीटी में किया जाएगा, और अभी 21 जून को फिर से ये री एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन जो एग्ज़ाम को लेकर फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको लेकर बच्चों का कहीं ना कहीं भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नीट का एपिसोड कल फिर सामने आया और पिछले साल भी हुआ था, ये मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज़ या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक सतर्कता है, विजिलेंट है वो, कि उन्होंने एकदम लीकेज को ही पकड़ लिया है और इस पर जितनी भी कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हुआ और उन लोगों को फ़ायदा मिला जिनको ये पेपर पहुंच चुका था, उससे पहले इसको रोक दिया गया। और इस बार कहा गया है कि बड़ी सख्ती से, बड़ी गहराई में, डीपली इसको इन्वेस्टिगेट करके आइंदा के लिए कम से कम इसको न होने दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेप अनाउंसमेंट जो अभी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की मैंने भी मीडिया में सुनी है कि अगले साल से ये सारा कंप्लीटेड होगा, ये आने वाले दिनों के लिए, बच्चों के लिए और इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए एक सुंदर और बहुत ही सहज एक तरीका निकाला है, जिससे लोगों को ये पेपर लीकेज या बाकी चीज़ों से कम दरबदरी की ठोकरें न खानी पड़े। इस साल जो नीट के लिए जो आप बोल रहे हैं कि मनोबल घटा है, मनोबल गिरा है, मैं मनोबल को नहीं बात अभी करूंगा कि मनोबल गिरा है या बढ़ा है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे देश में अभी भी ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो इन चीज़ों में, विशेषकर एजुकेशन, जहाँ पे बच्चे अपना भविष्य तय करते हैं, अपने भविष्य के लिए सारा सर्वस्व लगा देते हैं, उस पर भी कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो उसको अभी भी प्रदूषित करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकाल के उन पर सख्ती से सख्ती बरती जाए, और जो हो भी रही है। और आने वाले दिनों के लिए अगर डिजिटाइजेशन पूरे देश दुनिया में हो रही है, ये कंप्यूटेड पेपर निकाल के कम से कम इस चीज़ को ही वंस फॉर ऑल ठीक किया जाए। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि अभी नशा मुक्त भारत की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत शराब को लेकर, और वो कहते हैं कि हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं भेज रहे हैं, हम किसी से ज़बरदस्ती शराब पीने को नहीं कह रहे हैं। तो एक ऐसी अदारे पर, एक ऐसे ओहदे पर होने के बाद अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? और इसके अलावा जैसे कि एक और मिनिस्टर है, उन्होंने शराब को किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जब आंकड़े निकल कर आए तो श्रीनगर जो है इसमें 5वें नंबर पे है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये जो ड्रग्स है, ये जो नशा है, ये पीढ़ियों को तबाह कर देता है, किसी भी मुल्क, किसी भी टेरिटरी, किसी भी क्षेत्र को तबाह करता है, और ये किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। चाहे मानवता के आधार पे ले, इंडिविजुअल दृष्टिकोण से लीजिए आप, ये बहुत ही घातक है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल महोदय जी ने एक बहुत बड़ा रोड मैप फिक्स किया है 100 डेज़ का, और जिसमें अभी नशा मुक्त अभियान के तहत अवेयरनेस चल रही है, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मुख्यमंत्री महोदय जिनके कंधों पे इस प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो इस प्रकार के नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स देके वो क्या दर्शाना चाहते हैं। मैं जितना मुख्यमंत्री साहब को समझता हूँ, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, जिस प्रकार से उनके अपने परिवार के अंदर ही काफ़ी अनरेस्ट है, काफ़ी असंतोष है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं। और मुझे पता चला है कि आज उस फ्रस्ट्रेशन के उस पर वो कहीं इंग्लैंड या कहीं और घूमने चले गए हैं। तो ये एक बड़े आदमी की, ये एक बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी की भाषा नहीं है। एरोगेंस शो करता है, ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है, कन्फ्यूजन शो करता है। और इस पूरे प्रोसेस को कम्युनलाइज करना, धर्म के साथ जोड़ना कौन सी बात है, और मुख्यमंत्री जोड़े क्यों भाई, कौन सा धर्म कहता है? मैं यहाँ पे कनेक्शन करना चाहूंगी कि हमारे जो एमएलए डोडा है, एमएलए पे मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। आप चीफ मिनिस्टर की बात करें। बिल्कुल जी। मैं कोई भी एमएलए बोले या चीफ मिनिस्टर बोले, मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ कि ये
ड्रग्स है या शराब है, किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सब धर्मों के पीते हैं, यहाँ पे कोई एक दूध का दूल्हा नहीं है, लेकिन इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सीएम की क्लैरिटी होनी चाहिए, या तो दुकानें खोले या तो दुकान बंद करे। अब दुकान खुली रहनी चाहिए किसी धर्म के लिए, बंद होनी चाहिए किसी धर्म के लिए, फिर पता ही नहीं है कि कौन सा धर्म कहाँ क्या अलाउ करता है, वो पता ही नहीं। और जिस मुख्यमंत्री साहब को आप मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम एक रिलीजन का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, मैं तो मानता ही नहीं उसे उस प्रकार का। मैं जितना मुस्लिम को समझता हूँ वो खूबियाँ तो उसमें है नहीं कोई। मेरे गांव में 70 से 80% मुस्लिम है। जो उन परिवारों में हमने डिसिप्लिन देखा है, अनुशासन देखा है, मुस्लिम की एक तहजीब तमीज़ देखी है, मुस्लिम का एक डेकोरम देखा है, वो अब्दुल्ला ख़ानदान और इस शहज़ादे की मैंने देखा नहीं है। इसलिए वो धर्म की बात न करें तो अच्छा है। थैंक यू।